हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल कहा था कि हम क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आंसर की आयोग ने कल रिलीज की है। तो उसके बेसिस पे GS1 के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन से हम क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली चेंज होंगे ही होंगे। मैं आपको इस वीडियो में ये प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और ऑथेंटिक प्रूफ होंगे, गवर्नमेंट वेबसाइट से लिए मैंने, तो उनको डिनाई नहीं किया जाएगा और डेफिनेटली वो एक्सेप्ट होंगे ही होंगे। तो आप ये वीडियो देख लेना। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये वीडियो पसंद ना आए, क्योंकि ये जो 3 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपके हो सकता है सही हो आंसर की के हिसाब से, पर आपको लगेगा कि हम क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको, क्योंकि ये आपके नेगेटिव करा देंगे मार्क्स। तो लेकिन मैं किसी को प्लीज़ करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये दोस्तों जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने सही किया है, उनको सही मिलना ही चाहिए इसके अंदर मार्क्स। तो मेरा ये मानना है। तो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो इस वीडियो में मुझे कुछ क्षमा कीजिएगा। और दोस्तों, ये मैं इसलिए भी कर रहा हूँ, देखिए पिछली बारी क्या हुआ है, हम जैसे कई बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो गए थे प्रीलिम्स में भी, तो और उसके बाद जब पता चलता है कि ऐसा कुछ होता है कि आपको री एग्ज़ाम कराना पड़ रहा है, तो बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाई होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसीलिए मैं ये आपको क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको अदरवाइज मत लीजिए। जो क्वेश्चन हैं इनको रिप्रेजेंट कीजिए। और ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अटैम्प्ट किए और आपके गलत हैं तो आपको 3.75 मार्क्स इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, अगर आप ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट करेंगे। तो जिस पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल इतना हाई है, 1 नंबर तो क्या आधे नंबर से भी 0.25 मार्क्स से भी सिलेक्शन हो सकता है या रुक सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत क्लोज होने वाला है। ये कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, आपको पसंद आए तो रिप्रेजेंट करना। आपकी लिस्ट अलग हो सकती है, डेफिनेटली आपके हिसाब से कोई और क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। आप वो कमेंट्स में बता देना, उसको रिप्रेजेंट कौन कौन से मैं पिन कर दूंगा। और ज़रूरत पड़ी अगर ज़्यादा हो गए क्वेश्चन और उनका प्रूफ के साथ अगर आप सही हो सकता है कि रह गए हो कोई क्वेश्चन, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। नहीं तो वो मैं पिन कर दूंगा क्वेश्चन, अगर मेरे को सही लगा तो उससे आप क्या है देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आप बता सकते हैं मेरे को कमेंट्स में डेफिनेटली। तो देख लेते हैं। तो ये जो मैंने दोस्तों आपको दिखाने वाला हूँ, ये मैंने जो है मास्टर जो क्वेश्चन पेपर आयोग ने अपलोड किया है, उसके हिसाब से हम सीरियल नंबर देखेंगे। उससे आपको क्या होगा, रिप्रेजेंट करने में भी आसानी होगी। वहाँ पे आपको जो रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे इसी मास्टर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ही करना है, तो आसानी होगी डेफिनेटली आपको उसमें। और दूसरी बात ये रहेगी कि कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे सेट में कुछ और क्वेश्चन नंबर है, किसी और में कुछ और रहेगा, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो आप सीधा सीधा वहीं से उठा लिया मैंने। तो देख लेते हैं पहला। तो पहला ये 87, ये दोस्तों 100% चेंज होएगा क्वेश्चन का आंसर जो है। इसमें शायद कुछ कन्फ्यूजन होगी, जैसे हम में से बहुत लोगों को क्वेश्चन पेपर देखने में बहुत बारीकियां मिस की हमने। जैसे 220 वोल्ट का 220 एम्पेयर था, वो एम्पेयर और वोल्ट मिस कर दिया है हमने, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया वाला में दूर नॉट विजिबल था, वो हमने विजिबल कर देख लिया कईयों ने, मतलब कईयों ने किया है ऐसा, ठीक है। तो इनकरेक्ट और करेक्ट मिस हो गया मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो आंसर आयोग ने दिया है वो है D 1 और 4, जो कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो आंसर एक्चुअल में है और जो पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सी है, यानी गलत कौन सी हैं, तो 2 स्टेटमेंट जो गलत हैं वो हैं 2 और 3। तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से B। अब वो कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि फिल्म्स की एग्जीबिशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे मैंने CBFC की वेबसाइट से ही लिया है, खुद की गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये। तो इसमें पहली लाइन ये लिखी है अबाउट अस में कि इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, और ये पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स को रेगुलेट करती है अंडर सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट जो है वो हो गई है बिल्कुल सही। तो ये आंसर में नहीं हो सकती, तो आंसर D कैसे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, राजा हरिश्चंद्र जो मूवी थी वो रिलीज हुई थी आफ्टर पासिंग थ्रू इंडियन सिनेमाटोग्राफ ऑफ 1920। अब ये भी देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट आयोग के हिसाब से सही है, पर हमारे हिसाब से गलत है, क्योंकि जो पिक्चर थी रिलीज थी 1913 में, और जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट आया था ये 1920 का है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। ई सिने प्रमाण जो है ये पोर्टल कब लॉन्च किया गया, इसके हिसाब से 2015 में। लेकिन जो PIB की वेबसाइट है, जो प्रेस रिलीज है, ये 2017 की है, जो कि इसको बता रही है कि इन्होंने ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये 2015 में नहीं है, 17 में। तो 2 और 3 गलत हो जाते हैं इसमें सीधा सीधा, जो कि ऑप्शन B है, और जो ऑप्शन आयोग ने दिया है D वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया 87, ये तो पक्का चेंज होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है मेरे को, ये पक्का चेंज होगा, इसको 100% रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन
25th। अब ये कह रहा है, ये किंग हर्षवर्धन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन के आंसर में हो सकता है आप में से बहुत लोगों का ये सही भी होगा, लेकिन इसमें एक गलती है जिसकी वजह से जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि इसमें से सही क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ना, जो ये हर्षा हिमसेल्फ रोट 3 प्लेस रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागमजरी, तो ये जो लास्ट वाला प्ले का नाम है ना, ये गलत दिया हुआ है। तो इस वजह से जो डी जो है वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शंस इनमें से कोई भी नहीं बनेंगे, सिर्फ जो बी और सी हैं वही सही हो जाएंगे इसमें ऑप्शन जो है। ठीक है, तो डी नहीं होगा। अब ये कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बल्कि मैं आपको कहूँगा थैंक यू, एक आप सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट कर में बताया था कि ये क्वेश्चन गलत है। मेरे को नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट, और मैंने फिर इसको रीचेक किया तो बिल्कुल सही पाया मैंने से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको कोई लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा जिससे ज़्यादा लोग रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो कमेंट ज़रूर करना अगर आपको कुछ लगे तो। ठीक है, तो इसका वो देख लेते हैं। तो ये मैंने लिया है eGyanKosh.ac.in। अब ये मैंने एक PDF उठाई थी ac.in, मतलब तो इसलिए PDF में आसानी से, वरना आप सर्च करेंगे ना वेदांतु वगैरह सब, ये बाईजूस सारी ऐप में आपको आसानी से मिल जाएगा कि जो नाम था ना ये नागा आनंदा था, ना कि नागमचारी। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। तो डी वाला इसमें भी गलत हो जाता है, तो ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए डेफिनेटली। अब डिलीट हो रहा है, आप रिप्रेजेंट क्यों करेंगे भाई? क्योंकि आपका नेगेटिव है अगर आपने अटेम्प्ट किया है, तो वो 25 जो मार्क्स हैं, 0.25 जो मार्क्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये डिलीट होना चाहिए क्योंकि गलत ही दिख रहा है ये तो सामने ही। ठीक है ना। अब ये आखिरी वाला, ये इसमें हो सकता है आप मेरे से डिफर करें, पर मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि इसका आंसर जो है सी नहीं है जो कि आयोग ने दिया 1 और 2। इसमें 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही हैं। ठीक है, क्योंकि अब मैं इसका आपको बताता हूँ रीज़न क्या है। ये मैंने NCERT से लिए हैं, 10वीं क्लास की NCERT है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आने वाली स्लाइड्स में, जिसके अंदर की क्लियरली मैं आपको दिखेगा कि जो प्रिंसिपल पूछा है इन्होंने ये जो बच्चे कह रहे हैं राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल अलग अलग है, वो प्रिंसिपल नहीं है वर्किंग का, वो बेसिकली डायरेक्शन बताता है करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड के आप में से हैं वो समझ रहे होंगे इसको, वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, वो प्रिंसिपल नहीं है बेसिकली। ठीक है, प्रिंसिपल कौन सा ये दोनों यूज करते हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मेरे हिसाब से जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी इसमें चेंज होनी चाहिए। तो मैं तो इसको डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बाकी हो सकता है आप में से कई लोग ना करें, कोई इशू नहीं है मेरे को उसमें, लेकिन पहले के दो तो डेफिनेटली करना, वो तो चेंज हो गए। ये मेरे हिसाब से तीसरा वाला ये चेंज होना चाहिए। तो इसकी ये NCERT से मैंने ली है, इसमें पूरी डिटेल दी हुई है इसमें कि ये कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करते हैं, और जो बाकी हैं वो लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, वो सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर, अब नाम में लिखा है उसमें रूल है वो बेसिकली डायरेक्शन बताने के, ना कि कोई प्रिंसिपल है वो। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिस पे वर्क करते हैं। ये NCERT के मैंने हाईलाइट करे हैं, मैं यही उसको अटैच करने वाला हूँ जो मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 थे, ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3.75 मार्क्स मेरे हिसाब से आप इसमें चेंज हो सकते हैं, आपके अच्छे खासे वो हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा पेपर वैसे ही इतना डिफिकल्ट था, तो रिप्रेजेंट जरूर करना। CSET में मैं वर्क कर रहा हूँ अभी, CSET में भी मैं 2-3 निकालूंगा। हरियाणा में वैसे मैं आपको बता दूँ ज़्यादा चेंज होते नहीं हैं आंसर, जो फाइनल आंसर की आती है, क्योंकि ये की बहुत अच्छी बनाते हैं, ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, जो बाकी स्टेट्स के पीछे से मैं नाम नहीं लूँगा, पर उनमें काफ़ी गलतियाँ होती हैं और तभी उनको 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं रिजल्ट निकालने में। हरियाणा में ये चीज़ नहीं होती है, बहुत कम इसमें गलतियाँ होती हैं और बहुत जल्दी तभी ये रिजल्ट निकाल पाते हैं, क्योंकि आंसर की इनको मॉडिफाई करने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो CSET का मैं लेके आता हूँ अगले वीडियो में, देखता हूँ कुछ मिलता है तो। वैसे 1-2 तो हैं उसमें मेरे को मिले हैं, जो ओवरव्यू मैंने लिया है उसमें। तो CSET में जो बच्चे फंसे हैं वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वो अटैम्प्ट आप अगर कर दें और हो सकता है आपका चेंज हो जाए, तो आपका CSET क्लियर हो जाए। तो कमेंट्स में से मेरे को लग रहा है कि काफ़ी लोगों का CSET अटक रहा है, तो CSET वाले वो ज़रूर देखना जिनको उसमें डाउट है। मैं 2-3 क्वेश्चन हैं जो मेरे को दिख रहे हैं ऊपर से, ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं पूरा पेपर दोबारा तो नहीं देख पाऊँगा एक बारी से, मतलब जो क्वेश्चन मैंने नहीं करे अटैम्प्ट, तो बाकी जो मैंने करे हैं उस हिसाब से जो मेरे को डिफरेंस लग रहा है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रिप्रेजेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।